हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। इस चैनल में आपको लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी, चाहे आप बी एलएलबी के स्टूडेंट हो, एलएलबी के स्टूडेंट हो या भारत के नागरिक हो जिन्हें भारत की कानून व्यवस्था की जानकारी रखने में रुचि हो। तो चलते हैं आज के विषय पर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मेरे इस वीडियो को देखकर आप सीपीए से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर 200 से या 300 शब्दों में दे सकते हैं, अथवा आईएएस एस्पिरेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर निबंध भी आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मेरे इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, चैप्टर्स, डेफिनेशंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में विभिन्न विषयों के संबंध में मौजूद जानकारियां, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, मीडिएशन, प्रोडक्ट लाइबिलिटी और हम कंप्लेन कैसे फाइल करें, उसकी फीस कितनी होगी, वगैरह वगैरह। सीपीए जो कि पहली बार 1986 में बनाया गया था, उस समय के अनुसार कंज्यूमर के हितों का ध्यान रखने में सक्षम था। परंतु जैसे ही हमारे समाज में इंटरनेट का आगमन हुआ, हमारे बेचने और खरीदने के तरीके में तेजी से बदलाव हुआ और 1986 में किए गए कई अमेंडमेंट्स भी हमारी इस ऑनलाइन मार्केटिंग, हमारे इस इंटरनेट के युग में उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने में समर्थ न हो सके। साथ साथ में जब यह ऑनलाइन मार्केटिंग का वक्त आया, तो खरीदने और बेचने के विभिन्न तरीकों ने, पेमेंट के विभिन्न तरीकों ने, जिसमें हम क्यूआर कोड, ऑनलाइन पेमेंट और कई तरह के क्रेडिट सिस्टम का उपयोग करते हैं, इसमें विक्रेता के भी हितों की रक्षा करना अत्यंत जरूरी हो गया, जिसके लिए ही हमारी भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया, जो आज के परिवर्तनशील समाज के हिसाब से बनाया गया है। इसी कानून में ही समय के साथ जो बदलाव होंगे, उनके विषय में जो भी चेंजेस जरूरी हैं, वह गवर्नमेंट इस एक्ट में ला सकती है। इसमें वह सारे ही निहित हैं। तो जैसा कि उदाहरण के लिए आजकल हम देखते हैं, हम ऑनलाइन सेल्स करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन या टेली शॉपिंग, टीवी में आप कॉल करके भी खरीदारी करते हैं। जो हमारे विभिन्न तरीके हैं वो तो पहले से हैं ही, कि हम बाजार जाके खरीद रहे हैं, हम कहीं और से खरीद रहे हैं, किसी बहुत बड़े स्टोर में जाकर के खरीद रहे हैं, या आज की डेट में जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई है, अ, जिसमें जिसमें आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें आपको जो है कुछ छूट मिलती है या आपको कुछ कुछ कमीशन मिलता है, या फिर हमारे पुराने तरीके। तो कई तरीके हैं। इन सभी में ही विक्रेता और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए जो प्रावधान सरकार ने हमारे हितों के लिए लाए हैं, उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में विभिन्न जो चैप्टर्स हैं उनमें आसानी से समझाने के लिए मैं यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायी होगी। तो हम आते हैं पहले इसके विभिन्न विषयों पे। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि अभी अभी हटा है, और जो उसकी जगह पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, वह 7 अगस्त 2019 को लागू किया गया। इस एक्ट में टोटल 8 चैप्टर और 107 सेक्शंस हैं। इन सभी चैप्टर्स के विषय में जो संक्षिप्त विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है। चैप्टर 1 में डिफरेंट टाइटल्स है, कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, इसका टाइटल क्या है, क्या कहा जाएगा, और भारत के किस किस प्रदेश में लागू होगा। जैसे भारत का संविधान भारत के सभी क्षेत्रों में लागू होता है, वैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी भारत के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। और जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी, तो उसी के साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी जम्मू कश्मीर के भी सभी क्षेत्रों में लागू होने लगा। तो यह सब जो चीजें हैं वो चैप्टर 1 में दी गई हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी दी गई हैं, जो डेफिनेशंस बहुत ज्यादा है, पर हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे, जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 2 में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करेंगे। चैप्टर 3 जो है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करता है, जो सिर्फ एक ही है, जो सेंटर के ऊपर है। चैप्टर 4 डिफरेंट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, जो पहले 1986 में भी एक्ट में होते थे, अब भी हैं, और बस इनका जो इनको बनाने का तरीका या इसमें कौन लोग सम्मिलित होंगे वह उसमें
चेंज हो गया है, बाकी सभी चीजें लगभग सेम है। इसके साथ साथ चैप्टर 5 में एक नई चीज मेडिएशन आ गई है, एक बिचौलिया टाइप का, जो दोनों ही पार्टी, जो उपभोक्ता है और विक्रेता है, उसके बीच में आकर के उनके उनके बीच में समझौता कराने की कोशिश करता है। और ये जो मीडिएशन होता है, ये मतलब आपके कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम से ही निहित होता है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी किसी भी विक्रेता या किसी जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसकी कब बनेगी, इसके विषय में हम चैप्टर 6 में बात करेंगे। चैप्टर 7 में जो ऑफेंसेस हैं उनकी जो पेनल्टीज लगती हैं वो है। और चैप्टर 8 मिसलिनियस चीज़ों के बारे में बात करता है कि इन डिफरेंट अथॉरिटीज में जो लोग आएंगे उनका जो है नियमन कैसे होगा, उनकी तनख्वाह कितनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इसके विषय में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मुख्यतः इस पर प्रश्न कम ही आते हैं। और कहीं भी इस निबंध में कि किसी का नियमन कैसे होगा, किसी को लाया कैसे जाएगा, उसकी तनख्वाह कितनी होगी, यह नहीं पूछा जाता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हम चैप्टर 1 से लेते हैं उन पर आते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है कंप्लेनेंट। और जैसा आप देख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से कि हु कैन स्यू, मतलब अपनी अ, अगर कोई कंज्यूमर है तो वो कौन है, और कौन जो है अपने, अगर उसके हितों की रक्षा नहीं है, उसके हित किसी तरह से किसी विक्रेता ने उनका जो है उसको गलत कोई चीज बेची है, तो वह कौन कौन हो सकता है। तो जैसे सबसे पहले हम यह जो मैंने क्रम रखा है, यह सभी एक सबसे छोटी इकाई से लेकर के सबसे बड़ी इकाई तक है, ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। तो पहले से शुरू करते हैं। पहला, एक कंज्यूमर, कोई भी एक कंज्यूमर हो सकता है जिसने भी कोई प्रोडक्ट बाई किया हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, दोनों के केस में कंज्यूमर हो सकता है। दूसरा, अगर वो जो कंज्यूमर है यानी जो उसका उपभोक्ता है वो कोई छोटा बच्चा है, माइनर है, तो उस केस में जो कंज्यूमर हो सकता है यानी कि जो स्यू करने वाला है उसका पेरेंट या लीगल गार्जियन हो सकता है। तीसरा, अगर जो कंज्यूमर है कोई ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे मान लेते हैं कि हम हमारी पॉलिसीज होती हैं या हमारे जो है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, इन सब के केस में अगर डेथ ऑफ द कंज्यूमर होती है तो उसके केस में कौन स्यू कर सकता है, तो वो उसका लीगल हियर हो सकता है या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। और या फिर कुछ समूह ऑफ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हो सकते हैं जो एक सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी कई सोसाइटी में कुछ लोगों ने घर खरीदे हैं, तो वो सभी लोग, एक उनका सिमिलर इंटरेस्ट है, उसी सोसाइटी में उन्होंने घर खरीदे, तो वो सभी लोग मिल करके कंज्यूमर हो सकते हैं। पांचवा, कोई हमने एक अथॉरिटी बना ली है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए गवर्नमेंट के साथ उनको कुछ विभिन्न सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जैसे कोई लीगल कंसल्ट प्रोवाइड करती है। तो ऐसी ऐसी अथॉरिटी भी कंज्यूमर हो सकती है, लेकिन उसका किसी गवर्नमेंट के लॉ के अगेन में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और डेफिनेटली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट खुद किसी बात का संज्ञान लेकर के किसी डिफरेंट पार्टी को या कोई प्राइवेट पार्टी को स्यू कर सकती हैं, वो भी कंज्यूमर की तरह से एक्ट कर सकती हैं। और चौथा, जो इसी एक्ट में निहित है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो भी अपने खुद अपनी बात का संज्ञान लेकर या किसी एडवर्टीजमेंट जो ही मिसलीडिंग है या भारत की ऑर्डर को बनाए रखने में जो समर्थ नहीं है, ऐसी किसी एडवर्टीजमेंट के संदर्भ में जो है सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो भी संज्ञान लेकर के एज ए कंज्यूमर स्यू कर सकती है। तो ये कंप्लेनेंट की डेफिनेशन है, और ये सेक्शन 2(5) जो है हमारा दो सेक्शन 2(5) ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया है। सेक्शन 2(6) पर आते हैं। ये कंप्लेंट है। व्हाट इज कंप्लेंट? रीजन ऑफ डिस्प्यूट मींस जो उपभोक्ता और विक्रेता के बीच में जिस बात की लड़ाई है, तो वो किस बात की लड़ाई, वो कंप्लेंट किस बात की है और वो कैसे दी जाएगी। तो कोई भी रिटन एलिगेशन जो कंप्लेनेंट जब सबमिट करता है तो उसको कंप्लेंट कहते हैं। और ये किस किस टाइप पर कब कब ऐसा किया जा सकता है, वो कि ट्रेडर ने कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब कि कहा कुछ और बेचा कुछ, या कहा कुछ और दिया कुछ, कोई और सर्विस दी, तो उस केस में, या रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस यूज कर रहा है कि ये तो लॉ में ही जरूरी नहीं है, मैं जाके हशीश या कोकीन या गांजा बेच रहा हूँ, तो ये तो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है, ऐसी चीज कर रहा है, तो वी कैन फाइल अ कंप्लेंट फॉर दैट। या गुड्स एंड सर्विसेज में बहुत एक से ज्यादा अधिक डिफेक्ट है उसकी क्वालिटी को लेकर के या उसके डिजाइन को लेकर के, जैसा मेंशन है उसकी
जैसा मेंशन उसके एडवर्टीजमेंट में वैसा वो प्रोडक्ट नहीं है, या उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसा बताया जा रही है, तो भी हम कह सकते हैं। जैसे कार के केस में, कार 5 रेटेड है, या हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है 5 स्टार रेटेड है, और वो एक्चुअल में वैसा नहीं है, तो वो उसकी क्वालिटी या डिजाइन में ये डिफेक्ट है। अब तीसरा जो है कि हम किसी ट्रेडर ने किसी प्रोडक्ट का एक्सेस प्राइस चार्ज कर लिया, एमआरपी से ऊपर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में एमआरपी से ऊपर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, जिसमें वो सर्विस टैक्स के रूप में उसको चार्ज करते हैं, लेकिन वो भी उसी केस में होता है जब सर्विस टैक्स एक्चुअल में वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उनकी सर्विसेज से खुश हो, आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, तभी वो सर्विस टैक्स ले सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी से ऊपर, नहीं तो वो नहीं ले सकते हैं। और इस केस में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं कोई सर्विस नहीं है। दूसरा चौथा है कि गुड सोल्ड्स आर हजार्डस टू हेल्थ, जो हमारे उन्होंने कोई खाने पीने का सामान बेचा जिससे बहुत सारे लोगों को बीमारी हो गई, तो इस टाइप से जो गुड्स हैं वो हजार्डस टू हेल्थ है, इनके अगेंस्ट में भी हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब जो है, इससे पहले हमने जो है कंप्लेनेंट कौन स्यू कर सकता है उसकी बात की थी, अब कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर और कंप्लेनेंट में डिफरेंस क्या है कि कंप्लेनेंट वो है जिसके हितों को या जिसके साथ कोई धोखा हुआ है, तो वो या जो वो समझा है, जो वो चाहता था उसको नहीं मिला, तो वो है कंप्लेनेंट। लेकिन कंज्यूमर जरूरी नहीं है कि उसके उसके साथ धोखा हुआ है। कंज्यूमर तो कोई भी हो सकता है, भले ही उसके साथ धोखा हुआ हो, भले वो सही हो गलत हो, लेकिन वो कंज्यूमर तो है ही। तो कंज्यूमर वो है जिसने कोई भी गुड्स या सर्विस खुद के लिए बाई की हो या किसी और के लिए बाई की हो, मतलब जो कोई और है वो उसकी अनुमति से उस गुड्स या सर्विस का उपयोग कर रहा हो, और उसने उस गुड्स या सर्विस के लिए जो पेमेंट की हो, या तो उसका पार्टली पेमेंट किया, जैसे हम ईएमआईज लेते हैं, हम कोई डाउन पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम पेमेंट करते हैं, तो वो भी हम भी तब भी हम उसके सर्विस, ऐसा नहीं कि हम जब पूरा पैसा दे देंगे तभी हम कंज्यूमर हो जाएंगे, नहीं, हमने उसका पार्ट दे दिया है और उसका पार्ट हम देने वाले हैं, हमने प्रॉमिस किया है उसका पार्ट देने के लिए, तब भी हम कंज्यूमर कहलाएंगे। और जैसा कि लास्ट पार्ट में मेंशन है कि हाँ, हमारी अनुमति से कोई और भी उसका उपयोग कर रहा है, तो जो कोई और व्यक्ति है, जो थर्ड पार्टी है, बाई तो हमने किया लेकिन उपयोग कोई और कर रहा है, तो वो भी कंज्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल हम टैक्सी लेते हैं, तो हमने टैक्सी अपने एल्डरली या अपने मदर फादर किसी और के लिए टैक्सी ऑर्डर की, तो इस वक्त जो कंज्यूमर है, दो हमने पे किया है लेकिन हमारी अनुमति से वो ट्रेवल कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो भी इस वक्त कंज्यूमर हो गए। दैट्स व्हाट इट मींस बाय कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट ये है कि जब उपभोक्ता या विक्रेता के बीच में कोई मतभेद आ गया, हम उपभोक्ता कुछ और कह रहा था, विक्रेता कुछ और समझ रहा था, और उसने उसके लिए कुछ प्राइस ऑफर किया, और उनके बीच में कोई मतभेद है, नहीं तुमने मुझे यह नहीं दिया जैसा मैं चाहता था, तो वह कंज्यूमर डिस्प्यूट कहलाता है। और इसी कंज्यूमर डिस्प्यूट के अगेंस्ट में ही कंप्लेंट फाइल की जाती है, जो कि ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट है, इसकी डेफिनेशन मोर डिटेल में आप सेक्शन 28 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बेयर एक्ट में पढ़ सकते हैं, पर उसका मूलभूत सिद्धांत यही है। अब कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, वो सेक्शन 29 में है। इसमें बहुत सी चीजें मेंशन है, जैसे राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स व्हिच आर हजार्डस इन नेचर। तो सबसे पहला चीज है कि हमारी हेल्थ को ही नुकसान कर रहा है, तो वो तो है ही, मतलब वो तो मेरा राइट है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मैं नहीं खरीदूं, या कोई मुझे गलती से या मुझे धोखे से ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हो। और जो सेकंड बात है कि जो प्रोडक्ट वो मुझे बता रहा है कि इसकी क्वालिटी ये है, ये इतनी क्वांटिटी का है, या पोटेंसी है, जैसे कि अगर आप परफ्यूम लेते हैं तो इसकी पोटेंसी ये है, या कोई एसिड की पोटेंसी ये है, प्योरिटी कितनी है उसकी, उसका स्टैंडर्ड क्या है, गोल्ड का स्टैंडर्ड क्या है, प्राइस कितनी दे रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज, कोई एक्स्ट्रा प्राइस बीच में तो नहीं लगा रहा है, इस टाइप से अगर वो दे रहा है, तो ये मेरे कंज्यूमर राइट है इन सब चीजों को जानने का, कि क्वालिटी क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी पोटेंसी होगी, ये सब मेरा राइट है। और दूसरा है कि मैं कंपटीशन चाहता हूं, ताकि मार्केट में जो है प्राइस को लेकर के मैं एक ही किसी की मोनोपोली न रहे और वो अपने प्राइस खुद निर्धारित न कर सके। तो इसके लिए मुझे वैरायटी ऑफ गुड्स चाहिए, मैं उस गुड्स में से चूज कर सकूं, इसका भी मुझे अधिकार है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी पर मोनोपोली बनाते हुए सिर्फ अपनी ही चीजें बेचता है और बाकी सबको मार्केट से हटाने की कोशिश करता है, तो ये मेरे अधिकार का हनन हुआ। और यही बात हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 29 के थर्ड में कह रहे हैं। फिर हम
कहते हैं कि हमें सुना जाना चाहिए। अगर हमारा कोई राइट टू बी हर्ड एट अप्रोप्रिएट फोरम, अप्रोप्रिएट लेवल पर, जिस हिसाब से हमारे हितों, जितना हमारा हित है, जितने हमारे हितों का हनन हुआ है, उस लेवल पर हमें सुना जाना चाहिए। अप्रोप्रिएट फोरम पे हमारी बात सुनी जानी चाहिए। वो गलत है सही है ये बाद की बात है, लेकिन सुना तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए ना। फिर फिफ्थ, राइट टू सीक रिड्रेसल, कि अगर कुछ गलत हुआ है हमारे लिए और यह प्रूव हो गया कि वो गलत है, तो उसके लिए मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये सीक रिड्रेसल है। और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब है ये सब चीजें मैं कर सकता हूं या इनके अगेंस्ट मैं कंप्लेन फाइल कर सकता हूं, इसकी अवेयरनेस का भी राइट मेरे पास है। ये थोड़ी कठिन भाषा में, या इसको याद करना थोड़ा कठिन है, तो वी कैन इजिली रिमेंबर इट टू चूज। फिर मैं किसी को चूज करूंगा तो मुझे सेफ्टी का अधिकार होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का अधिकार होना चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए, हर्ड एंड कंपनसेशन। ये 5 वर्ड और ये 6 वर्ड और 6 पॉइंट्स हैं, वी कैन रिमेंबर इट इन अ वे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम चैप्टर 2 पे आ गए हैं। इससे पहले जो कुछ भी था वो चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो इसमें इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में जो भी, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी चेंजेस होते हैं, उनका भी जो प्रावधान है वो इसी एक्ट में निहित है। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, यह उसी चेंज को लाने वाला गियर है। आपको इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी कभी कोई चेंज लाना होता है तो उसके विषय में जब हमें उसे डालना है किसी रिड्रेसल पर, या हमें चेंज लाना है, तो उसके बारे में बताएगा कौन कि हाँ अब चेंज की आवश्यकता है, या अब चेंज, अब जो है हमारी मार्केट और चेंज हो गई तो उसको भी चेंज होना चाहिए, एक्ट को भी चेंज होना चाहिए। तो उस यह जो काम करता है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल करता है। ये एक एडवाइजरी काउंसिल है जो आज की मार्केट के हिसाब से, उसके चेंजेस के हिसाब से एडवाइज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि, या जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम है या स्टेट गवर्नमेंट को, उनके रिस्पेक्टिव एरियाज से रिलेटेड, कि अब हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी चेंजेस कर देने चाहिए क्योंकि ये नई नई चीजें आ गई हैं। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई है। और ये अलग अलग लेवल पे बनाई जाती है। तो सबसे पहले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है जो सेंट्रल लेवल पर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। और इट कैन कंटेन ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, मतलब आप ऑफिशियली भी इनको अपॉइंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और नॉन ऑफिशियल मेंबर थोड़े टेम्पोररी पीरियड के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। और इसमें जो बात है कि इसमें 1 ईयर, वंस ईयर मैंडेटरी मीटिंग है, कि भाई इस साल कुछ ऐसा चेंज तो नहीं हो गया जिसकी वजह से हमें जो है एक्ट को चेंज कर देना चाहिए अब। तो इसलिए वंस ईयर मैंडेटरी है जो पूरे देश के स्तर पे सोचता है। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। और सेम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट था, यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यहाँ का इसका चेयरपर्सन होगा। ये भी ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर दोनों को कंसीडर कर सकती है। इसमें जो एडिशनल चीज है कि सेंट्रल के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कोई ना कोई ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर जो होगा वो जो है नॉट एक्सीडिंग 10 इस स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में रहेगा। जैसे वहां पर एक साल में एक बार मीटिंग हो रही थी, यहाँ पे एक साल में 2 बार मीटिंग होना जरूरी है। और ये जो भी हमारा जो चेयरपर्सन है, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर होगा, वो जहां पर भी निर्धारित करेगा वहां पर ही ये मीटिंग होगी। ठीक उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस्टेब्लिश की जाएगी। ये भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश की जाएगी। इसका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है। और इसकी भी मीटिंग ट्वाइस अ ईयर होती है। ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं इसके अंदर। आइए चैप्टर 3 पर चलते हैं। जो चैप्टर 3 है वह सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करता है। ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे होती है। ये खुद संज्ञान लेकर के उपभोक्ता के विभिन्न हितों की रक्षा के लिए जो कदम उठाने होते हैं वो उठा सकती है। और जैसे कि पूरे देश के लेवल पर कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो किसी की भावनाओं को आहत कर रहा है,
या कोई गलत चीज बेच रहा है, जैसे एक कार का विज्ञापन है जो ये कहता है कि ये ये कार आपको 25 का माइलेज देगी या 50 का माइलेज देगी, और वो कार नहीं दे रही है 50 का माइलेज, वो 25 का ही माइलेज दे रही है। या फिर कोई ऐसी कार है जो कहती है कि ये तो पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी पेड़ से टकराने पे भी इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और या ऐसा कह रही है कि नहीं ये तो इसकी रेटिंग हाईएस्ट रेटिंग है और वो नहीं है, तो इस केस में जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये खुद संज्ञान लेकर के उस पर्टिकुलर कार निर्माता के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। तो ये किन केसों में कार्रवाई कर सकती है, जैसे वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं, इन सभी केसेस में ये खुद संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर सकती है। और इसमें एक जो है अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसा कि मिसलिनियस सेक्शन में अपॉइंटमेंट्स हैं डिफरेंट, तो इसमें अपॉइंटमेंट्स होते हैं चीफ कमिश्नर के, अदर कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, और दे आर परमानेंट मेंबर्स। ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की अपनी खुद की एक इन्वेस्टिगेटिव विंग होती है, और ये जो है डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर जनरल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स को भी अपॉइंट कर सकता है। ये जो डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स हैं ये किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर के, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है किसी एक जिला का, उसका उसको ये निर्धारित कर सकता है कि क्या ये एडवर्टीजमेंट या क्या ये जो ट्रेड प्रैक्टिस है ये जो पूरे देश के लेवल पर या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर किसी कंज्यूमर के हितों की अवमानना कर रही है, उसके ऊपर जो है उसका अ, अ, जो हमारा कंज्यूमर है उससे इस किसी तरीके से आहत हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता है इसकी उस पर कार्रवाई करके जो हमारा जो है डायरेक्टर जनरल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल को इनको रिपोर्ट करता है, और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उस पर कार्रवाई करके उसके विषय में जो कंज्यूमर के हितों की रक्षा करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इस चैप्टर के, जैसे सेक्शन 20 और सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 बात करता है कि अगर जो है वायलेशन हो गया तो उस केस में क्या होगा। उस केस में जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो जितने भी गुड्स हैं, जैसे मैंने कार की बात की थी, तो जितनी भी कार्स मार्केट में हैं जो कि डेंजरस है अनसेफ है, उनको कहेगी कि इन सभी कार को वापस लो, विड्रॉ द सर्विस या विड्रॉ द गुड्स, उन सभी कार को वापस लो। और जो सेकंड काम क्या करेगी कि अब कार वापस की है तो जिन्होंने कारें खरीदी हैं उनको उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, तो दैट रीइंबर्समेंट। और फिर डिसकंटिन्यू द सर्विस, ऐसा नहीं है कि आपने वापस ले ली तो जो बनी हुई कार है वो अभी भी आप बेच रहे हो, तो ऐसी गुड्स या सर्विस को आप डिसकंटिन्यू करोगे। ये जो तीनों चीजें सेक्शन 20 में मेंशन है। अब सेक्शन 21 में क्या मेंशन है, सेक्शन 21 में कि आपने ये तो कर दिया, रिइंबर्समेंट तो दे दिया, लेकिन इससे और भी तो हानि हुई है। जैसे मान लेते हैं कि ऐसी कोई अनसेफ कार थी, उसकी वजह से कोई हादसा हो गया है, राइट, तो उसकी पेनाल्टी भी ऐसे किसी को देनी पड़ेगी एज अ मैन्युफैक्चरर या जो एडवर्टाइजर है जिसने ऐसी गलत एडवर्टीजमेंट की है उसको 10 लाख तक का, और उसको ये जो एडवर्टीजमेंट है इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा एटलीस्ट जो है 1 ईयर के लिए, या उसमें एक सुधार करके चेंज ऑफ द कंटेंट इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट, तब वो कर सकता है। इसके साथ साथ उसे एक माफीनामा या एक अपॉलॉजी भी उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के लिए या उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए जनता के बीच में डालनी पड़ेगी। साथ में अगर वो ऐसी कंपनी या ऐसा एडवर्टाइजर दोबारा ऐसी कोई काम करता है तो ये जो पेनल्टी है 50 लाख तक भी हो सकती है, और जो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द सर्विस गुड्स या एडवर्टाइजमेंट ये 3 साल तक का भी हो सकता है। अब ये जो पेनल्टी है इसको किन चीजों को ध्यान में रख करके इनका निर्धारित किया जाएगा, इनको निर्धारण किया जाएगा, वो है कि कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन इससे इंपैक्ट हुई है, और फ्रीक्वेंसी कितनी बार इंपैक्ट हुआ है, और कितना ड्यूरेशन से इंपैक्ट होती चली आ रही है। साथ ही साथ जो क्लास अफेक्टेड है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चों के लिए विज्ञापन था तो वनरेबिलिटी उनकी ज्यादा हुई, तो वनरेबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड क्लास, इसको भी ध्यान में रखा। बच्चों के लिए है तो उस पर ज्यादा पेनल्टी लगेगी, क्योंकि जो बच्चे उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि उनके पास ये निर्धारित करने का दिमाग नहीं है कि हाँ ये बिल्कुल सही है ये गलत है, ऐसा कुछ उनके पास क्षमता नहीं है, तो उनके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है और वो गलत है, तो ये वनरेबल ज्यादा क्लास है, इसकी वजह से इस पे पेनल्टी ज्यादा लगेगी। साथ ही साथ
जो हमारा एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइजर है, या जो हमारी कंपनी है, मैन्युफैक्चरर, उसने इससे कितना ग्रॉस रेवेन्यू कमाया, ये इस पर भी निर्धारित करेगा कि पेनल्टी कितनी है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा कि जो कंसर्न पार्टी है वो, किसी ने कह दिया कि हाँ ये तो झूठी कह रहे हैं और तुरंत ही उस पर कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले जो जिसने भी एडवर्टाइजर है या मैन्युफैक्चरर, उसकी बात भी सुनी जाएगी कि हाँ ये जो मैंने कहा है ये तो वन ऑफ केस है, एक कार के साथ ऐसा हो गया, सभी कार के साथ ऐसा नहीं है, या उसके साथ कुछ गलत बात थी, तो उसको सुना जाएगा। ये चैप्टर 4 पर आते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम 1986 में भी थे और हर लेवल पर थे, और अभी भी इनको बरकरार रखा गया है। तो सबसे पहले सबसे छोटे स्तर से शुरू करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम थे। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में एक प्रेसिडेंट होगा और 2 मेंबर से कम नहीं हो सकते हैं, जिसमें से कम एक फीमेल तो होगी ही होगी, अदर देन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी फीमेल हो सकता है, पर इन दो मेंबर हैं, इनमें से कम एक फीमेल होगी ही होगी। जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है, ये जो गुड्स या सर्विसेज हैं जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट आई है, उसका उसका जो प्राइस है या वैल्यू है कंपनसेशन की, वो 1 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्या क्या चीजें कह सकती है? कहती है कि आप जो प्रोडक्ट है, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, उसको या तो रिमूव कर दो मार्केट से, मतलब हटाओ, या रिप्लेस करो। और जो भी कंप्लेनेंट है उसको उसका प्राइस अलोंग विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ता है। जो कोई लॉस, इंजरी की वजह से कोई लॉस हुआ है, अगर कुछ इंजरी हुई है, तो भी उसको वो इंजरी का कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर कोई भी इंजरी नहीं हुई तो नॉमिनल कंपनसेशन तब भी देना पड़ेगा। फिर जैसा कि हमने पहले बात किया था, तो करेक्टिव एडवर्टीजमेंट और अपोलॉजी भी डालनी पड़ेगी। और एक पेनल्टी, एज फॉर्म ऑफ अ पेनल्टी, गवर्नमेंट को भी कंपनसेशन एज पर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, जो हम आगे पढ़ेंगे किन केस में प्रोडक्ट लाइबिलिटी बनती है, उन केस में उसको गवर्नमेंट को भी सबमिट करना पड़ेगा। फिर आता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। इसमें बाकी सब मतलब सेम, विल हैव अ प्रेसिडेंट और नॉट लेस देन 4 मेंबर। जो वहां पे 2 मेंबर थे, यहाँ पे 4 मेंबर हो जाएंगे, और इसमें भी एटलीस्ट 1 फीमेल जरूरी है। इसमें जो वैल्यू ऑफ जो गुड्स और सर्विसेज होगी वो 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक रहेगी। और जो स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम होते हैं, इसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम होते हैं, उनके अगेंस्ट में जो अपील होती है वो भी सुनी जाती है। और ये भी वही सभी चीजें ऑर्डर कर सकते हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम कर सकता है। सिमिलरली हम कंटिन्यू करते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में। इसमें भी सेम, विल हैव अ प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होंगे, जिसमें से कम एक फीमेल मेंबर होना जरूरी है। और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ गुड्स होगी वो 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। साथ ही साथ ये स्टेट जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है उसके अगेंस्ट में अपील भी सुनेगा। और ये जो अपील होनी चाहिए, ये 45 दिन के अंदर होनी चाहिए जब ऑर्डर आया है। तो मान लेते हैं जैसे स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ने कोई ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम अपना प्रोडक्ट हटाओ और इसके अगेंस्ट में कंपेंसेशन दो, लेकिन जो कंसर्न पार्टी है या जो मैन्युफैक्चरर या एडवर्टाइजर है वो कहता है नहीं मैं तो सही था और ये स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ने मेरे खिलाफ गलत ऑर्डर दिया है, तो वो इसके अगेंस्ट में अपील कर सकता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में विद इन 45 डेज, जब वो ऑर्डर पास हुआ है। आइए आते हैं मेडिएशन से। तो जैसा हमने पहले बात की था, मेडिएशन एक बिचौलिए टाइप की है, जो 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 विक्रेता है, कंज्यूमर है, और जो आपका सेलर है, उसके बीच में जाएगी और बात करेगी, अच्छा ठीक है, नहीं जो कंज्यूमर कह रहा है वो सही बात है, आपको उसको धोखा हुआ है, आपको इतना देना चाहिए, अगर आप नहीं करोगे तो इसके अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट हो जाएगी और उसमें आपको बहुत ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आप कंज्यूमर के प्रोडक्ट को यहीं पर रिप्लेस कर दो, आप यहाँ पर। तो ज्यादा बड़े स्तर तक उसको न ले जाने के, छोटे स्तर पर निपटाने का जो काम होता है वो मीडिएशन काउंसिल करती है। ये हर स्तर पर अपने ही रिड्रेसल फोरम से अटैच होती है। और इसमें जो भी, अगर मान लेते हैं कि एक पार्टी, जो मीडिएशन सेल है, वो जो है कंज्यूमर और जो आपका सेलर है उसके बीच में उसने मीडिएशन बना लिया, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करेगी, उसको डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में सबमिट करेगी। और एक बार किसी एक ऑर्डर को, फॉर एग्जांपल मीडिएशन काउंसिल ने कह दिया कि नहीं सेलर ने गलत किया है, ये उसने गलत प्रोडक्ट बेचा है, और सेलर इस बात पे एग्री हो गया मीडिएशन काउंसिल के सामने कि हाँ भाई ठीक है मैंने गलत किया था, मैं इसका पैसा जो है कंज्यूमर को देने के लिए एग्री हो गया हूँ। तो एक बार वो इस पे एग्री हो गया मीडिएशन काउंसिल के अगेंस्ट में, और मीडिएशन काउंसिल ने अपना
सबको सबमिट कर दिया, तो अब दोबारा वो इसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकता है। जैसे कि वो रिड्रेसल फोरम के अगेंस्ट में अपील तो कर सकता था, लेकिन मेडिएशन काउंसिल में जब वो एक बार एग्री हो गया तब इसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती। तो ये मेडिएशन काउंसिल एक छोटा सा टॉपिक है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। अब आते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी में। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी कब कब बनती है, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी किस केस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर या एडवर्टाइजर लाइबल होगा। हमने कहा था कि डिजाइन डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसमें कहा था कि नहीं भाई कार का दरवाजा ही हिल गया, निकल गया, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। या उसका इंजन जो है जरूरत से ज्यादा धुआं दे रहा है, जो उसने कहा था वैसा नहीं है, तो ये डिजाइन ही डिफेक्टिव है। उसने कहा था कि नहीं ये तो 7 सीटर होगी और जो सीट है वो बैठने लायक ही नहीं है, तो ये तो डेविएशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन हो गया, आप इसके अगेंस्ट में आप लायबल हो। और डज नॉट कंफर्म टू एक्सप्रेस वारंटी, कोई वारंटी नहीं दी उसने। या एडुकेट इंस्ट्रक्शन, अब आपने तो दिया है कि एक टीवी दे दिया है और आपने कहा कि इसके अंदर ये मैंने यूजर मैनुअल दे रखी है, और जब आप उस यूजर मैनुअल को यूज कर रहे हो तो उसको आप प्रोडक्ट को यूज ही नहीं कर पा रहे हो, आपका टीवी ऑन ही नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को देखते हुए, तब भी आप जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी है मैन्युफैक्चरर की वो बनती है, क्योंकि उसने जो यूजर मैनुअल दिया हुआ है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। या प्रोडक्ट, या अगर यूजर मैनुअल है ही नहीं तब भी जो मैन्युफैक्चरर है वो लायबल होगा। पेनल्टीज क्या क्या है? तो पेनल्टीज हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई इंजरी कॉज नहीं हुई है, तो जो मैन्युफैक्चरर या एडवर्टाइजर है उसको 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या विद बोथ 1 लाख तक का उसको फाइन लग सकता है। अगर इंजरी हुई है लेकिन ग्रीवियस इंजरी नहीं हुई है, मतलब ऐसी इंजरी नहीं हुई है जिससे उसकी जान को ही खतरा आ गया है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट 1 साल का हो सकता है या फाइन अप टू 3 लाख का हो सकता है। अगर जो इंजरी हुई है वो ग्रीवियस हर्ट है, उसको जान को ही खतरा आ गया, ऐसी इंजरी हो गई, वो 30 दिन से ज्यादा जो है अस्पताल में ही भर्ती होगी, तो ग्रीवियस हर्ट जैसा डिफाइन करते हैं कानून में कि 30 दिन से ज्यादा ही वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वो ग्रीवियस हर्ट कहलाता है। तो उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 साल तक का और फाइन 5 लाख तक का या दोनों हो सकते हैं। और अगर कॉजिंग इंजरी विद ग्रीवियस हर्ट जो है, जो कि मतलब विद ग्रीवियस हर्ट ऐसा हुआ कि उससे उसकी डेथ हो गई है, तो उस केस में उसको 7 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और 10 लाख का फाइन या दोनों हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये कंप्लेन जो जरूरी टॉपिक है, सबके लिए जरूरी है ये कि हर किसी जो भी कंज्यूमर है उसको पता होना चाहिए कि हम कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो जो कंप्लेन फाइल की जा सकती है ये ऑनलाइन भी की जा सकती है और ऑफलाइन भी की जा सकती है। तो जो कंप्लेन फाइल करने का तरीका है वो दोनों ही जगह पर सेम है, मतलब तीनों लेवल पर सेम है एक्चुअली में। डिस्ट्रिक्ट फोरम या जो आपका स्टेट फोरम है या नेशनल फोरम है, डिपेंड्स ऑन देयर वैल्यू। और वो ये है कि आप सबसे पहले एक राइटिंग में आप डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आप राइटिंग में डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक कंप्लेन लिखोगे प्लेन पेपर पर, और उसको किसी ऑथराइज्ड एजेंट ऑथराइज कराओगे, जैसे आप नोटराइज कराते हो वैसे ऑथराइज कराओगे। फिर मैंने नोटराइज करा दिया, रजिस्टर्ड और रेगुलर पोस्ट के थ्रू उसको भेज दिया। और ये जो कंप्लेन है ये 2 साल के अंदर, जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज को यूज किया और आपको लगा तो आपको कोई हानि हुई उससे, तो आप 2 साल के अंदर डिस्प्यूट जब अरोज हुआ है उसके अंदर कर सकते हो। और ये जो कंप्लेंट है इसकी 4 कॉपीज बनेगी और एडिशनल कॉपीज अपोजिट पार्टीज के लिए। पार्टीज कई हो सकती हैं, आप खुद कंज्यूमर है या कई कंज्यूमर्स हैं, और एक जो है पार्टी है जो है सेलर, या सेलर्स कई हैं और आप एक सिंगल पार्टी हो, तो हर पार्टी के अगेंस्ट में एक कॉपी होगी और 4 कॉपी इसके अलावा होंगी। फिर उसके बाद ये जो आपकी जो कंप्लेन है, ये कंप्लेन है अपोजिट पार्ट, जितनी भी पर्टिकुलर जिस भी डिस्प्यूट क्या क्या हुआ है उसमें आप क्या रिलीफ मांग रहे हो, इन सब के लिए आपको उस पर लिखना होगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा डिस्प्यूट है, मेरा मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला है, और मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए इसके अगेंस्ट में, मुझे ये इंजरी हुई है, मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए और मुझे रिम्बर्स होना चाहिए मेरे प्रोडक्ट को। और मैं डॉक्यूमेंट लगाऊंगा, मैं अपने बिल लगाऊंगा और फिर मैं ऐसी फोटोज लगाऊंगा हाँ इससे इंजरीज हुई हैं, या ऐसा लिखा हुआ था उनकी स्पेसिफिकेशन में और ऐसा नहीं है। सेलर की स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ था कि ये तो 39 सेंटीमीटर बाई समथिंग होगा और वो 39 की जगह 25 सेंटीमीटर का ही निकला। तो ऐसी आप कंप्लेन उसमें लिखोगे। फिर उसके बाद आप इसके लिए आपको किसी एडवोकेट के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद भी ऐसा
काम कर सकते हो या किसी एडवोकेट का हेल्प भी ले सकते हो। फिर अगर फीस हम आगे पढ़ेंगे, पर अगर कोई फीस बनती है तो वो जो फी होगी वो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रेसिडेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, और जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है जैसा आपको दिखाएगी प्रेसिडेंट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, और नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे लिख दोगे। तो ये आपका जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम में कैसे आप कंप्लेन फाइल करते हो ये यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। फिर हम स्टेट फोरम की बात करते हैं, तो स्टेट फोरम में वही वैल्यू के हिसाब से तो हम मतलब सभी चीजें मेंशन कर सकते हैं। अब लेकिन अपील मेनली स्टेट फोरम में या नेशनल फोरम में हम जो डिफरेंस आता है वो अपील आता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप अपील तो किसी के अगेंस्ट में लेकर के जाते नहीं हो, स्टेट फोरम में आप अपील लेकर के जाते हो। तो अगर हम कोई कंप्लेन फाइल कर रहे हैं तो उसका तरीका जैसा डिस्ट्रिक्ट फोरम के लिए वैसा ही स्टेट फोरम के लिए रहेगा। सिर्फ जो डिमांड ड्राफ्ट जिसमें हम पेबल रखते हैं तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो आता है कि जो डिमांड ड्राफ्ट पेबल रहता है वो स्टेट फोरम के केस में रजिस्ट्रार और नेम ऑफ द स्टेट कमीशन रहता है। तो जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए तो रजिस्ट्रार, और हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, ऐसा हम नाम लिखेंगे। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट पेबल रहता है तो 45 दिन के अंदर, जैसा हमने पहले मेंशन किया था कि 45 दिन के अंदर जो डिस्प्यूट हुआ है आपका डिस्ट्रिक्ट से, उसके अगेंस्ट में आप अपील डाल सकते हो जो है स्टेट फोरम के अंदर। और अपील का कोई पैसा नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वहां पे अपील, एक बार आपको आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आ गया तो उसके लिए अपील के लिए आपको कोई पैसा देना होगा। लेकिन इसके लिए आप कोई सिक्योरिटी मनी जरूर जो है आप सबमिट करते हो। जो सिक्योरिटी मनी होती है वो जो मिनिमम होता है यानी कि 25,000 होता है, या फिर अगर जो अभी आप अमाउंट क्लेम कर रहे हो या आप जो मतलब आप जो जिसके अगेंस्ट में अपील कर रहे हो उसका 50% जो भी इसमें से मिनिमम होगा वो आप देते हैं। अब इसमें इसमें क्या क्या चीजें अपील के लिए चाहिए होती है कि आपको आप क्योंकि स्टेट फोरम में आप किसके अगेंस्ट में अपील कर रहे होगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अगेंस्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो ऑर्डर है उसकी आप एक कॉपी लाओगे, और एडिशनल कॉपीज किसके में, जितने भी रिस्पोंडेंट हैं जो भी आपके, जैसे आपने अपील करोगे तो आप अपील कौन कर रहा होगा, एडवर्टाइजर या मैन्युफैक्चरर कर रहा होगा। तो अगर उसके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ है या फिर कंज्यूमर कह रहा होगा कि नहीं मेरे साथ तो न्याय नहीं हुआ, मुझे गलत हुआ था और ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया, मुझे रिम्बर्समेंट नहीं हुआ, तो वो अपील तो वो भी कर सकता है। तो इस केस में वो जो है एडिशनल कॉपीज हर किसी जितने भी पार्टीज हैं उनके लिए जो भी ऑर्डर है उसकी एक कॉपी बन लगेगी। तो ये ऐसे हम स्टेट फोरम में अपील कर सकते हैं, और जो हमारा जो है कंप्लेंट है वो तो उसका तरीका तो सेम जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम में रहता है वैसा ही रहेगा। सेम हम नेशनल फोरम में भी बात करते हैं, तो नेशनल फोरम में सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी 10 करोड़ की, और इसमें जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो रजिस्ट्रार जैसा वहां पे था, और इसमें क्योंकि इंडिया की कंट्री है तो सिर्फ एक ही रहेगा, रजिस्ट्रार नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, इस पे पेबल रहता है। और अपील का भी सेम तरीका है जैसा आपका स्टेट फोरम के अगेंस्ट में। अब ये तो हमारे ऑफलाइन तरीका था, अब ऑनलाइन तरीका क्या है? तो ऑनलाइन तरीका ये है कि हम जो है जो आपको दिखा है कंज्यूमर हेल्पलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन, इस साइट पर जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसा हम ऑफलाइन मोड में करते थे कि हमारी क्या क्या चीज़ें, हम अपना नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड डाल करके हम अपना अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद जो भी हमारे साथ हुआ है वो उसके लिए हम अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करेंगे, और उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को भी हम अपलोड कर सकते हैं इसी पोर्टल पे। अम, फिर उसके बाद ऐसा करके और कंज्यूमर, हम इसके अलावा जो ये जो वेबसाइट है इसके अलावा हम हेल्पलाइन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, या मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, या कई ऐप्स भी हैं जैसे एनसीएच ऐप है, कंज्यूमर ऐप है, उमंग ऐप है। इन सभी ऐप के अंदर भी हम सेम अपना अकाउंट बना करके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो कंप्लेन जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए आपको यूनिक आईडी मिलेगी, और ये जो यूनिक आईडी से आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हैं कि जो स्टेटस ऑफ द कंप्लेन क्या है। अब हम आप बात करते हैं फीस की, तो कंप्लेन को फाइल करने की फीस, अगर आपका गुड्स की वैल्यू या सर्विसेज की वैल्यू 5 लाख तक है तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर जो वैल्यू है वो 5 लाख से ऊपर है तो आप 200 रुपए दोगे, अगर एक्सीडिंग 10 लाख है तो 400, और अपील के लिए कोई फीस नहीं होती, जैसा हमने पहले भी बात की थी। हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये कैसा लगा, और आप इसके बारे में अगर और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल। थैंक यू।